डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में धर्म एवं समाज सुधार के क्षेत्र में मुस्लिमों के अंदर जो सुधार हुआ उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने हिंदू धर्म और समाज के क्षेत्र में जो सुधार हुए थे उनका बारी बारी से जितने लोगों ने योगदान किया था सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब मुसलमानों के अंदर जो सुधार हुए 19वीं शताब्दी में उसका अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं। तो इस क्रम में हम पाते हैं कि जिस प्रकार से हिंदुओं के धर्म एवं समाज सुधार के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के साथ सामने आए और हर विचारधारा एक दूसरे का विपरीत था। जैसे हम लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय ने जहां पाश्चात्य सभ्यता का समर्थन किया, वहीं आर्य समाज ने पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया। तो ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम में धर्म एवं समाज के क्षेत्र में जो सुधार हुए 19वीं शताब्दी में, वो भी एक पक्षीय नहीं थे। हिंदू धर्म और समाज सुधार की तरफ बहुपक्षीय थे। जहां तक मुसलमानों के धर्म और समाज में सुधार करने का प्रश्न है, तो इसमें भी पाश्चात्य और पूर्व सभ्यता के या पारंपरिक सभ्यता को स्थापित करने वाले विचारधारा उभर करके सामने आया। इस क्रम में हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी में बरेली में एक व्यक्ति पैदा हुए और उनके माध्यम से जो है वहाबी आंदोलन चलाया गया, जिनका नाम सैयद अहमद बरेलवी था। और यह जो वहाबी आंदोलन था यह पूरी तरीके से पाश्चात्यकरण का विरोधी था। वहीं दूसरी ओर सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया वो पूरी तरीके से पाश्चात्यकरण का समर्थक था। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म एवं समाज सुधार में राजा राम मोहन राय पाश्चात्यकरण के समर्थक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती पाश्चात्यकरण के विरोधी थे, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में सैयद अहमद बरेलवी पाश्चात्यकरण के विरोधी थे और सर सैयद अहमद खां पाश्चात्यकरण के समर्थक थे। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन बहुपक्षीय था, मल्टी डायमेंशनल था, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म एवं समाज सुधार जो हुआ 19वीं शताब्दी में वो भी बहुपक्षीय था, मल्टी डायमेंशनल था। इस क्रम में सबसे पहले हमारा आज का तो टॉपिक है सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया अलीगढ़ आंदोलन। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में हम कुछ बातें बता देना चाहते हैं कि सर सैयद अहमद खां जब सक्रिय हुए उसके पूर्व में ही भारत में मुसलमानों के अंदर धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार करने का जो प्रयास हुआ था, वो व्यापक पैमाने पर जो प्रयास किया गया था वो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। और सैयद अहमद बरेलवी ने जो सुधार किया था जिस विचारधारा के तहत, वो विचारधारा कहलाती है वहाबी आंदोलन। तो थोड़ा सा ब्रीफ हम वहाबी पर कर देना चाहते हैं ताकि ये टॉपिक जो अलीगढ़ आंदोलन है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। जहां तक वहाबी आंदोलन का प्रश्न है, तो यह आंदोलन भारत का नहीं था, यह आंदोलन अरब का था। अरब में अब्दुल वहाब नामक एक व्यक्ति 18वीं शताब्दी में पैदा होते हैं और 18वीं शताब्दी में अब्दुल वहाब के द्वारा अरब के क्षेत्र में एक नए विचारधारा का सृजन होता है। और वो विचारधारा क्या था कि उस समय तक आते आते उनका मानना यह था कि इस्लाम धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो विकृत हो चुका है। जो प्रॉफिट ने इस्लाम धर्म को जो स्थापित किया था, वो इस्लाम धर्म 18वीं शताब्दी तक आते आते विकृत हो चुका है। इसलिए उनके द्वारा पारंपरिक या सनातनी इस्लाम धर्म को स्थापित करने का अरब के देशों में जो प्रयास किया गया, उसी को वहाबी, चूंकि अब्दुल वहाब उनका नाम था, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित आंदोलन को वहाबी आंदोलन कहा गया। और इसके तहत क्या किए गए,
तो सिर्फ कुरान को प्रमाणिक माना गया और हदीस के बारे में कहा गया कि अधिकांश हदीसें जो है वो गलत है, इसलिए हम सिर्फ उन्हीं हदीसों को मानेंगे जो कुरान के अनुरूप हो। तो अरब के देशों में ये बहुत व्यापक पैमाने पे फैला और अधिकांश अरब देशों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं का अनुसरण करके सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में उस विचारधारा को यानी सनातनी इस्लाम धर्म को स्थापित करने का बीड़ा उठाया। ये बहुत बड़े विद्वान थे, बरेली के रहने वाले थे, बहुत बड़ा मदरसा चलाते थे, लेकिन इनका जो आंदोलन था वो एक अंतर के साथ था। और अंतर क्या था कि अरब देशों में इस्लाम का ही शासन था, उसका रूप विकृत हो चुका था, लेकिन भारत में सैयद अहमद बरेलवी का विचारधारा यह था कि यहां अंग्रेजों का शासन है, इस्लाम का शासन नहीं है, और जब तक अंग्रेजों का शासन रहेगा तब तक इस्लामी नियमों की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जो है वो अंग्रेजों का शासन समाप्त किया जाए, यानी विदेशी शासन समाप्त किया जाए। तो विदेशी शासन समाप्त करने से पहले चूंकि यह आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में उभरा था और पंजाब में इस समय सिखों का प्रभुत्व था 18वीं शताब्दी में, रंजीत सिंह इस समय वहां उभरे हुए तारे थे, तो इसलिए उनका टकराव जो है वो सिखों से पहले हुआ, क्योंकि पंजाब में अंग्रेज नहीं थे, पंजाब में सिख थे। और सैयद अहमद बरेलवी के पास जो कंसेप्ट था वो दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का कंसेप्ट था। पहले इसको समझ लीजिए। उसमें है कि अगर दारुल इस्लाम है तो मुसलमान वहां रह सकता है, क्यों? क्योंकि शरीयत स्थापित होगी। और अगर दारुल इस्लाम नहीं है वो जगह, दारुल हरब है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए दो रास्ते बन जाते हैं। एक कि उस जगह को छोड़ दे, वो हिजरत कर जाए, और दूसरा ये कि उसके साथ जिहाद करें, युद्ध करें। तो सैयद अहमद बरेलवी ने सिखों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और उसके बाद वो 1831 ईस्वी में बालाकोट के युद्ध में जो है वो मारे गए सिखों के हाथों। फिर ये वहाबी आंदोलन रुका नहीं, बल्कि उसका केंद्र जो है पंजाब से पटना चलाया। उनके जीवन में ही पटना चलाया था। यहाँ पटना में सादिकपुर परिवार के लोग रहते थे, जमींदार थे, जिसमें विलायत अली, इनायत अली दो बंधु थे, मौलाना अहमदुल्ला उनके साथ थे। इन लोगों ने सैयद अहमद बरेलवी के मृत्यु के बाद भी वहाबी आंदोलन को जो है वो जारी रखा, और अब यानी 1831 के बाद जिसका केंद्र पटना बना, तो यह वहाबी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। और 1857 के विद्रोह में सबसे संगठित कोई लोग थे तो यही वहाबी लोग थे। सबसे ज्यादा खतरा अंग्रेजों को किसी से हुआ तो इन्हीं वहाबियों से हुआ। और सारे विद्रोहों को, सभी जगह के विद्रोहों को कुचल देने के बावजूद भी वहाबी का विद्रोह नहीं कुचला गया। और आईपीसी की धारा में 124A जो भी आप देखते हैं, देशद्रोह का मुकदमा, वो इन्हीं वहाबियों के को दृष्टिगत रख करके उसमें जोड़ा गया था। और अंत में 1865 ईस्वी में इसके जितने नेता थे उन सभी को गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया। तो कहने का अर्थ यह है कि वहाबी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो पाश्चात्यकरण के विरुद्ध था। पूरी तरीके से सनातनी विचारधारा को स्थापित करना इनका उद्देश्य था। ठीक इसके विपरीत जो अलीगढ़ आंदोलन था वो पाश्चात्यकरण का समर्थक था, वेस्टर्नाइजेशन का समर्थक था, और इसके जो पैरोकार थे, जो सूत्रधार थे, वो सर सैयद अहमद खां थे। तो हम लोगों को छात्रों आज के क्लास में जिस चीज को समझना है वो है सर सैयद अहमद खां और उनके द्वारा संचालित अलीगढ़ आंदोलन। तो पृष्ठभूमि समझ गए पूरा। अब आगे बढ़े। तो इस क्रम में देखिए कि जो अलीगढ़ आंदोलन थे उसके मुख्य सूत्रधार जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। यानी सारे इसको जन्म देने वाला, आगे बढ़ाने वाला, करता धरता, क्रियान्वित करने वाला, सब के सब कौन? तो सर सैयद अहमद खां। लेकिन उनके सहयोगी भी थे।
इस काम में, इस आंदोलन को बढ़ाने में उनका कुछ लोगों ने साथ भी दिया। और ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आपको आता है कि किन लोगों ने साथ दिया था, तो उसमें जो नाम आता है उसमें पहला अल्ताफ हुसैन हाली, ये उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे। शिबली नोमानी, ये इस्लामी धर्मशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। चिराग अली देहलवी और नजीर अहमद, ये भी उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इन लोगों ने, सबों ने साथ दिया, जिसमें से शिबली नोमानी का जो नाम है वो बाद में चल करके सर सैयद अहमद खां से हट गए, या उनकी विचारधारा का समर्थन उन्होंने नहीं किया। अब आगे देखिए कि इनकी प्रकृति क्या थी। जो सर सैयद अहमद खां ने जो आंदोलन अलीगढ़ के नाम से चलाया वो किस नेचर का था, तो उसका नेचर था कि पाश्चात्य विचारधारा के आधार पर मुसलमानों में धर्म एवं समाज सुधार करना, यानी पूरी तरीके से वेस्टर्नाइजेशन के ये समर्थक थे। ये जो सनातनी विचारधारा इस्लाम धर्म की चली आ रही थी पारंपरिक रूप से, उसके ये घोर विरोधी थे। और इनका अपना ये मानना था कि जो मुसलमान पतनशील हुए हैं, उस पतनशीलता के लिए उनकी पारंपरिकता ही उत्तरदायी है। जो विश्व में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा था, उन परिवर्तनों को मुसलमानों ने नहीं अपनाया, यानी आधुनिक शिक्षा नहीं ली, अपना आधुनिकीकरण नहीं किया। इसलिए मुगल वंश का भी पतन हुआ, और मुगल वंश के पतन के बाद मुसलमानों का भी घोर पतन हुआ। इतना पतन हुआ कि वो एक पतित समुदाय के रूप में जाने गए। इसलिए उनका उत्थान तभी हो सकता है जब वो पाश्चात्य विचारधारा को अपनाए। पाश्चात्य विचारधारा का अर्थ क्या हुआ कि आधुनिकता के लिए जो चीज अनिवार्य था, यानी यूरोप में जो चीज अपनाया जा रहा था, उन सभी को वो लोग अपनाएंगे, तभी उनका विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इन सभी के लिए सबसे अच्छा है कि शिक्षा को प्रमोट किया जाए, शिक्षा को बढ़ाया जाए। यानी अंग्रेजी शिक्षा के वो पूरी तरीके से समर्थक थे। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का अर्थ ये नहीं हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज की शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का यहाँ पर अर्थ हुआ कि जो यूरोप में जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान की पढ़ाइयाँ हो रही थी, जिस प्रकार से आधुनिक आविष्कारों के माध्यम से विकास किया जा रहा था, तो उन पाश्चात्य विचारधाराओं को अपने लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना, यही पाश्चात्यकरण था उनके समझ। ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक ये है कि आधार क्या था उनका। आखिर ये जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू हुआ, इसका बेस किसने तैयार किया? तो इस 1857 से पहले अगर सर सैयद अहमद खां को आप देखिएगा, तो वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं थे, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं थे, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के तरह अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि क्या कर रहे थे। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा दमन मुसलमानों का किया। और इस दमन के बाद सर सैयद अहमद खां का यह विचारधारा उभरा कि अब अंग्रेज और मुसलमान दोनों आमने सामने आ गए, और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज मुसलमानों को कुचल देंगे। तो इसलिए अंग्रेजों का समर्थक बनाने का और ये बात साबित करने का कि मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनके समर्थक हैं, और इसलिए वो एक्टिव सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो शामिल हुए कि मुसलमानों को अंग्रेजों के कोप से, कुप्रभाव से बचाना और मुसलमानों के अंदर सुधार करना। तो 1857 का जो विद्रोह था, वो विद्रोह में जो दयनीय दशा मुसलमानों की हुई, उस दयनीय दशा से उभारने का जो सोच था, वही सोच आधार बना किसका? तो अलीगढ़ आंदोलन का। क्लियर? अब देखिए कि हम थोड़ा सा विवरण देना चाहते हैं किसके बारे में? सर सैयद अहमद खां के बारे में। तो इनका जन्म 1817 ईस्वी में हुआ और दिल्ली में हुआ, और ये संभ्रांत परिवार के थे। संभ्रांतता का अर्थ ये हुआ कि सर सैयद के 5वें पहले पुष्ट मुगलों के दरबार में आए थे और मुगल सेवा में थे। मुगल वंश से संबंधित ये नहीं थे, लेकिन इनके पूर्वज
मुगल कार्यालय में या मुगल प्रशासन में उच्च उच्च पदों पर रहा करते थे। तो 1817 में जब ये जन्म हुआ तो 1817 में मुगल वंश भारत में मौजूद था। इस प्रकार से इनका मुगलों के साथ संबंध था और ये सम्भ्रांत परिवार के थे। पढ़ लिख कर करके इन्होंने सरकारी सेवा स्वीकार की और 1839 ईस्वी में सदर अमीन के पद पर, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश में था, वहां ये पदस्थापित थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस विद्रोह के समय ये बिजनौर में ही थे और सदर अमीन के पद पे थे। और 1857 के विद्रोह के दौरान इन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत नहीं की, बल्कि अंग्रेजों का समर्थन किया और मुसलमानों को समझाया कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रिटिश समर्थक रुख इनका शुरू से था। एक बात स्थापित होती है। अब जब 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया तो उसके बाद की गतिविधि क्या हुई? तो इन्होंने देख लिया कि जिस प्रकार से मुसलमान जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया है, तो विद्रोह के कुचलने के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से जो है मुसलमानों को कुचलने का प्रयास करेंगे। इसलिए सर सैयद अहमद खां का प्रथम प्रयास ये था कि ये साबित करना कि मुसलमान अंग्रेजों का राजभक्त है, उसका विरोधी नहीं है, और सिर्फ कुछ लोग अंग्रेजों का विरोध कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सारे मुसलमानों ने विद्रोह किया। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने विद्रोह के फौरन बाद 1860 ईस्वी में एक किताब लिखी जिसका नाम था असबाबे बगावते हिंद, यानी कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह पर किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया ये प्रथम पुस्तक था। ऑब्जेक्टिवली ये सवाल आता है। और 1857 के विद्रोह पर किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया दूसरा पुस्तक वीर सावरकर का फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। इन दो पुस्तकों के अलावा किसी भी भारतीय ने 1857 के विद्रोह पर 1947 से पहले नहीं लिखा है। 1947 से पहले 1857 के विद्रोह पर जो भी लेखनी मिलती है वो अंग्रेजों के द्वारा लेखनी मिलती है। इसके पीछे काउस क्या था? इसके पीछे काउस सिर्फ और सिर्फ एक था कि विद्रोह के समर्थन में अगर कोई भी लिखता तो उन पर 124A लग जाता और उनको प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता। तो दो जो लेख लिखे गए, यानी एक सर सैयद अहमद खां के द्वारा और एक वीर सावरकर के द्वारा, तो इस पर थोड़ा 2-3 वक्तव्य देना अनिवार्य है। सर सैयद अहमद खां लिख करके क्यों नहीं फंसे? इसलिए कि ये इस पुस्तक का उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों का मुसलमानों के प्रति मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति लॉयलिटी, राजभक्ति साबित करना, ये साबित करना कि मुसलमान आपके विरोधी नहीं है। और 1857 में चंद मुसलमानों ने जो आपके खिलाफ काम किया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सारे मुसलमान आपके विरोधी थे। तो ये पुस्तक ब्रिटिश समर्थक था, इसलिए जो है वो इस पर कुछ नहीं हुआ सर सैयद अहमद खां पर। लेकिन दूसरी पुस्तक जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया और इसके लेखक वीर सावरकर थे, तो उनके इस पुस्तक के आधार पर उनको काला पानी की सजा मिली, क्योंकि ये पूरा ब्रिटिश विरोधी था। तो ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रकाशित किया जाना और उसके लेखक का काला पानी की सजा दिया जाना इस बात को प्रमाणित करता है कि 1857 के विद्रोह के बाद कोई भी इस विद्रोह के समर्थन में लिखता तो उसको सजा मिलती, जैसे वीर सावरकर को सजा मिला। क्लियर? अब देखिए दूसरा इनका जो गतिविधि था ये कि पाश्चात्य विचारधारा का प्रचार करना। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो उसके लिए उन्होंने 1864 ईस्वी में एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी, यानी वैज्ञानिक सभा। और इस सभा का उद्देश्य क्या था कि उनका यह मानना था कि जितने भी आधुनिक विकास के लिए अनिवार्य पुस्तकें वो सब के सब अंग्रेजी में, और भारत के लोग या मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते। तो इसलिए जितना इंग्लिश में विज्ञान की, साहित्य की या अन्य क्षेत्रों की जो पुस्तकें हैं
उसको भारतीय भाषा यानी उर्दू में अनुवाद करना, ताकि लोग इसको समझें, पढ़ें और इसका आधुनिकीकरण हो। तो इस उद्देश्य से उन्होंने 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। क्लियर। अब उसके बाद दूसरा जो उन्होंने किया कि अलीगढ़ आंदोलन, यानी उनका अभी तक आते आते एक विचारधारा बन गया था। और अलीगढ़ आंदोलन नामकरण कैसे पड़ा, तो उन्होंने अपने गतिविधि थे रहने वाले दिल्ली के, लेकिन अपनी गतिविधि का केंद्र उन्होंने अलीगढ़ को बनाया। और अलीगढ़ को बनाने के पीछे एक कारण था कि समाज और धर्म के क्षेत्र में सुधार करने का उनका जो अंतिम प्रतिफल था या अंतिम निर्णय था वो ये था कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं किया जाएगा तब तक जो है वो मुसलमानों का सुधार नहीं हो सकता है। और शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने अलीगढ़ को चुना। अलीगढ़ को चुनने के पीछे कॉज था कि वहां एक मिलिट्री बेस था अंग्रेजों का, और मिलिट्री बेस अबेंडन्ड था यानी परित्यक्त था, उसमें मिलिट्री रहती नहीं थी। तो वो जमीन सरकारी जमीन थी और अंग्रेजों ने वादा कर लिया था कि हम ये जमीन, खासतौर से लॉर्ड लिटन के समय में ये हुआ, लॉर्ड लिटन का ये मंतव्य था कि हम मुसलमानों को फोड़ के अपने पक्ष में मिला लें ताकि हम जो 1857 जैसा विद्रोह फिर दोबारा घटित नहीं हो और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाएं। तो वो जमीन देने के लिए वो तैयार था कि हम स्कूल कॉलेज खोलने के लिए जमीन आपको दे देंगे। प्लस अलीगढ़ में चारों ओर मुसलमानों की अच्छी आबादी थी और ऐसे मुसलमानों की आबादी थी जो काफी संभ्रांत थे यानी पैसे वाले थे। तो अगर कॉलेज या स्कूल खोलते वो तो सरकार की तरफ से उनको जमीन मिल जाती और संभ्रांत मुसलमानों की तरफ से उनको पैसा मिल जाता। तो इन दोनों कारणों से उन्होंने अलीगढ़ को सेंटर बनाया और अपनी सारी विचारधारा को जो फैलाया वो अलीगढ़ से ही फैलाया। तो चूंकि स्थान के नाम पे विचारधारा वहां से फैला, इसीलिए इस आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन एक विचारधारा बन गई। अब वो उस विचारधारा के तहत जो है अपने विचारधारा को फैलाने के लिए उन्होंने एक मैगजीन पत्रिका निकाली, जिस पत्रिका का नाम क्या था, तहजीबुल अखलाक। और ये कब निकालना शुरू किया, 1870 ईस्वी में। और उस समय से आज तक ये मासिक पत्रिका है, उस समय से आज तक तहजीबुल अखलाक जो है वो कंटिन्यूअस निकल रहा है। भाषा अगर पूछिएगा इसका, तहजीबुल अखलाक का, तो ये उस समय से लेके आज तक उर्दू भाषा में निकलता रहा है। तो इस तहजीबुल अखलाक में था क्या, ये एक्चुअली में सर सैयद अहमद खां के विचारों के प्रचार और प्रसार करने का एक आधार था। समाज के क्षेत्र में उनके क्या विचार हैं, राजनीति के क्षेत्र में उनके क्या विचार हैं, या विज्ञान के क्षेत्र में उनके क्या विचार हैं, कुरान के बारे में वो क्या कहते हैं, हदीस के बारे में वो क्या कहते हैं, मुसलमान के अन्य वर्गों के बारे में वो क्या कहते हैं, मुसलमान और हिंदुओं के बारे में वो क्या कहते हैं। इस प्रकार के उनके व्यक्तिगत जितने भी विचार थे या उनके विचार के समर्थक दूसरे लोग का मतलब कि अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, चिराग अली, नजीर अहमद, इन सभी के विचार तहजीबुल अखलाक में छपते थे। और ये पत्रिका पूरे भारत में सभी मुसलमानों के पास पहुंचाया जाता था। खास तौर से जो नबल क्लास के लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, तो पढ़े लिखे हुए थे नहीं, पढ़ नहीं सकते थे। तो उच्च वर्ग के लोग जो मुसलमानों के थे और मध्यम वर्ग के लोग जो मुसलमानों में थे, वो तहजीबुल अखलाक के माध्यम से सर सैयद अहमद खां अपने विचारधारा को प्रसारित करके उनको अपने पक्ष में करना चाहते थे। और बहुत हद तक नहीं बल्कि कह लीजिए 80-90% वो अपने विचारों को पहुंचाने में सफल रहे। किसके माध्यम से, इसी तहजीबुल अखलाक के माध्यम से। और यहीं से अलीगढ़ आंदोलन का दर्शन जो है वो इस तहजीबुल अखलाक के माध्यम से शुरू हुआ। उसके बाद इस अलीगढ़ आंदोलन की जो विचारधारा थी वो क्या थी, वो थोड़ा जान ले। तो इसको हमने 4 खंडों में विभाजित किया है ताकि आप आसानी से इसको समझ लें। उसमें पहला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहाद अनुचित है। अभी अभी हमने कहा कि सैयद अहमद बरेलवी ने सर सैयद अहमद खां से पहले
मुसलमानों में धर्म और समाज सुधार करने का जो प्रयास किया, उसका मूल मंत्र क्या था? तो जहाद था। और ये जहाद किसके खिलाफ था? तो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि सिखों के खिलाफ था और अंग्रेजों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा ये थी कि जब तक दारुल हर्ब रहेगा तब तक हम शरीयत को लागू नहीं कर सकते, जब तक दारुल इस्लाम नहीं होगा तब तक जो है शरीयत लागू नहीं होगा। तो सर सैयद अहमद खान ने सैयद अहमद बरेलवी के इस विचारधारा को पूरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने साबित किया कि जहाद का कंसेप्ट अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरीके से गलत है। अब यह साबित कैसे किया उन्होंने, आप लोग जानना चाहेंगे? तो साबित करने के पीछे जो कुरानी तर्क दिया उन्होंने, यूं ही लोग नहीं मान गए, तर्कों के आधार पर अपनी बात को साबित किया। तो जो कुरानी तर्क दिया कि कुरान में जो चीजें लिखी हुई हैं वो ये लिखी हुई हैं कि जो अहले किताब हैं, अहले किताब का अर्थ हुआ कि जैसे मुसलमानों के पास कुरान है तो उसी प्रकार से ईसाइयों के पास भी बाइबल है, यहूदियों के पास भी आसमानी किताबें हैं। तो आसमानी किताब रखने वाले भी तुम्हारे भाई हैं और उनका जहां शासन स्थापित है वो दारुल हरब नहीं है, वो दारुल इस्लाम ही है। तो इसलिए आप उनके साथ आराम से रह सकते हैं और उनके विरुद्ध जहाद का नारा देना इस्लाम के खिलाफ काम है, इस्लाम के अनुकूल काम नहीं है। तो ये जो तार्किक बात थी, तो इस तार्किक बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सही बात है। तो जो माहौल सैयद अहमद बरेलवी ने बनाया था उस माहौल में फूट पड़ गया कि कुछ वर्ग जो था जिनका संख्या बहुत ही कम था वो वहाबी आंदोलन के समर्थक बने रहे और अधिकांश लोग को सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों का समर्थक बना दिया। तो जो यूनाइटेड मुस्लिम रेसिस्टेंस का कंसेप्ट था, अंग्रेजों ने उस कंसेप्ट को सर सैयद अहमद खान के माध्यम से तोड़ने में सफलता प्राप्त की। तो यह महत्व था छात्रों किसका? इस कि अंग्रेजों के विरुद्ध जहाद अनुचित कहने का। क्लियर? बात समझ में आई है? ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, इसके अंदर की जो व्याख्या है वो आपको बता रही है। व्याख्या समझ में आएगी नहीं? पहले ये बताइए। दूसरा है कि सिर्फ कुरान को सुधार का आधार बनाना। अब देखिए कि सर सैयद अहमद खान ने इस तथ्य को जो इस्टेब्लिश किया वो कितना लॉजिकली था, कितना तार्किक था। इसका भी थोड़ा उदाहरण दे करके हम समझाना चाहते हैं ताकि आप समझ जाइए। इस्लाम धर्म में जो बातें अनंतिम रूप से सत्य लिखी गई हैं वो ये कि अब कोई प्रॉफिट नहीं आएंगे। प्रॉफिट ने जो धर्म इस्टेब्लिश किया है वो इस धरती के अंतिम समय तक यही रहेगा। इसके पहले बहुत सारे धर्मदूत आए, अब कोई धर्मदूत, अब कोई प्रॉफिट नहीं आएगा और इनके द्वारा जो स्थापित व्यवस्था है वही अंतिम न्याय के दिन तक चलेगा। अब देखिए कि इनके द्वारा जो स्थापित व्यवस्था थी उसकी जानकारी कहां से मिलती है? उसकी जानकारी के दो स्रोत हैं। एक कुरान है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुरान में सारी बातों की व्याख्या नहीं की गई है। तो जिनकी व्याख्या नहीं की गई है या जहां पर मौन है वो वहां पर मुसलमान सहारा किसका लेते हैं? तो हदीस का। तो इस प्रकार से शासित होने के लिए, ओबे करने के लिए इस्लाम को दो आधार है, कुरान और दूसरा हदीस। तो कुरान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हदीस का जहां तक बात है तो हदीस है क्या चीज? तो प्रॉफिट ने अपने जीवन काल में जो भी बातें कही वो उस समय नहीं लिखी गई, लोगों ने सुना और उनकी मृत्यु के बहुत बाद तक लिखा जाता रहा। इस प्रकार से कुल 7 लाख हदीसों का संकलन हुआ। शिबली नोमानी खुद ये कहते हैं कि इन 12 लाख हदीसों का संकलन हुआ। इन 12 लाख हदीसों में से मात्र 7,000 ही प्रमाणिक है, बाकी सब के सब संदेहास्पद है। संदेहास्पद का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा कहा गया, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉफिट ने ऐसी बात कही। लोगों ने अपने फायदे के लिए नए नए हदीस गढ़ लिए। यही हदीस के गढ़ने के वजह से
मुसलमानों के बीच बहुत तरह के फिरके यानी ग्रुप पैदा हो गए, जिससे इस्लाम को बहुत बड़ा हानि हुआ, उसका मूल स्वरूप धूमिल हुआ। तो इसलिए अगर इस्लाम को सही तरीके से एस्टैब्लिश करना है तो क्या किया जाए, तो सिर्फ कुरान को ही आधार बनाया जाए, हदीस को नहीं। कुरान में जो बातें कही गई हैं उसी के अनुरूप मुसलमानों को संगठित किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुरान की तार्किक और समसामयिक व्याख्या करना होगा, यानी कुरान का वो खंड जो अभी के दौर में समसामयिकता के अनुरूप है उसी को अपनाया जाएगा। हम कुरान की व्याख्या 1400 साल पहले वाले परिवेश में नहीं कर सकते। उस समय जो बातें लिखी गई हैं उसकी व्याख्या आज के परिवेश में करना होगा और तार्किक करना होगा, तर्कों के आधार पर करना होगा। पारंपरिक व्याख्या से काम नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे कुरान पे लेख लिखना शुरू किया, उसके सारे सूरों की व्याख्या करनी शुरू की कि जो बातें आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जिन लोगों ने पूर्व में लिखा कुरान पे व्याख्या, कुरान पे टिप्पणी या टीका, वो सारी की सारी गलत थी। हम जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो व्याख्या तार्किक है और समसामयिक है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया कि आपका उसी समय विकास होगा जब मॉडर्न एजुकेशन को अपनाएंगे। जो मदरसों का पारंपरिक एजुकेशन है, सिर्फ कुरान हिफ्ज कर लेने से और उसको गुनगुनाने से आपका विकास नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक कला है, आधुनिक संस्कृति है, उसके संपर्क में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका विकास नहीं होगा। और अपने इसी उद्देश्य के समर्थन के लिए उन्होंने क्या किया, तो आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। अब देखिए कि सर सैयद अहमद खान पूरी तरीके से ब्रिटिश समर्थक हो चुके थे। अंग्रेजों के साथ मिल करके वो मुसलमानों का विकास करना चाहते थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ मुसलमान अंग्रेजों के विरोधी भी थे, जिसमें से एक नाम मिलता है, उसको बाद में आते हैं। पहले ये देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कैसे किया या उनका विचारधारा कैसे पनपा। तो सबसे पहले 1870 में जो है वो ब्रिटेन की यात्रा पर गए, और ब्रिटेन की यात्रा पर गए तो वहां जाकर के पाश्चात्य विचारधारा से काफी प्रभावित हुए। और क्यों प्रभावित हुए? प्रभावित होने के पीछे कॉज ये था कि 7 समुंदर पार अंग्रेज एक छोटे से भूभाग का मालिक, वैसा वैसा ब्रिटेन 20 ब्रिटेन भारत में समा जाए। वो ब्रिटेन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत सहित बहुत सारे एशियाई और अफ्रीकी देशों पर को अपने चंगुल में रखे हुए हैं। यहां तक कि पूरा अमेरिका कॉन्टिनेंट को कुछ वर्ष पूर्व तक अपने चंगुल में रखे हुए था। तो आखिर किस ग्राउंड पे ये वो अध्ययन करने गए थे ब्रिटेन, और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि इनका जो सभ्यता है, इनकी जो संस्कृति है, या इनका जो विचारधारा है वो काफी उच्च है। तो संख्या के बल पर वो शासक नहीं बने। ब्रिटेन जाके सबसे बड़ा प्रभाव उनके मस्तिष्क में जब पड़ा मुन्ना भाई, वो ये कि संख्या बल शासक बनने के लिए अनिवार्य नहीं है, बल्कि संख्या बल के स्थान पर कौन सा बल अनिवार्य है, तो बुद्धि बल, आधुनिक बल, मॉडर्निटी का बल। ये काफी आकर्षित किया उनको, और उन्होंने महसूस किया कि यही चीज मुसलमानों में नहीं है, इसीलिए ये शासक से शासित हो गया। अभी तक मुगलों का दौर था तो ये शासक था, मुगलों के बाद अंग्रेजों का दौर हो गया तो शासित हो गया। तो अंग्रेजों से ये हारे क्यों? तो हारे इसलिए कि अंग्रेज एक आधुनिक विचारधारा की जाति थी और मुसलमान एक पारंपरिक विचारधारा की जाति थी। तो अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच जो लड़ाई हुई, जिसमें मुसलमान पराजित हुए अंग्रेजों से, वो विचारधारा का पराजय था। अगर वैचारिक रूप से मुसलमान अपना परिवर्तन कर लेते, यानी मुगल अपना परिवर्तन कर लेते, ये जो वैश्विक आधार पे परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन कर लेते, तो फिर अंग्रेज इनको पराजित नहीं कर पाते। इसलिए अनिवार्य है कि अब आधुनिक शिक्षा को अपनाया जाए।
तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहला एफर्ट्स लगाया कि 24 मई 1875 ईस्वी को अलीगढ़ स्कूल स्थापित किया। और सुन के ताजुब होगा कि मात्र 11 छात्र से उन्होंने शुरू किया। इसको कह सकते हैं कि एक मदरसा था, और वो प्रथम खुद शिक्षक थे, अपने पढ़ाते थे। तो मुसलमानों में शिक्षा की, आधुनिक शिक्षा की कितनी कमी थी, वो इस बात से आपको अंदाजा लग सकता है कि जब उन्होंने स्कूल खोला तो खोज खोज करके उनको लड़का लाना पड़ा, और लड़के मिले कितने पहले क्लास के लिए, तो मात्र 11, जबकि आबादी मुसलमानों की करोड़ों में थी, लाखों में थी। अब देखिए जो एफर्ट्स था सर सैयद अहमद खान का, और जो विचारधारा सैयद अहमद खान का था, तो इस विचारधारा को प्रमोट करने के लिए अंग्रेजों ने अपना हित माना। हित कैसे माना? 2 तरीके से। एक कि सैयद अहमद बरेलवी ने जो विचारधारा चलाई थी, वो विचारधारा को हम खत्म कर दें। और सैयद अहमद बरेलवी ने कौन सी विचारधारा चलाई थी? जहाद का, अंग्रेजों के खिलाफ। अगर इसको अंग्रेज नहीं तोड़ते तो सारे मुसलमान उसी विचारधारा को मानते। तो उनके लिए बहुत ही जरूरी था कि इस थाउट को वो तोड़े, और इस थाउट को वो मुसलमान के जरिए ही तोड़ सकते थे। तो सर सैयद अहमद खान के रूप में उनको एक अच्छा आदमी मिल गया। और दूसरा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में हिंदू और मुसलमान साथ साथ लड़े थे। तो अंग्रेजों के लिए यह भी जरूरी था कि अगर हिंदू और मुसलमान अगर साथ साथ रह लिए तो फिर 1857 के तरह एक दूसरा बड़ा विद्रोह हो सकता है, और जो दूसरा होगा वो पहले से भी ज्यादा विध्वंसकारी होगा। तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच भी विभेद पैदा किया जाए। तो सर सैयद अहमद खान एक ऐसे मोहरे के रूप में अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल किए गए, जिनका प्रयोग अंग्रेजों ने उनका मुसलमानों के खिलाफ भी किया और हिंदुओं के खिलाफ भी किया, और इस तरीके से फूट का एक ऐसा बाजार गर्म किया, एक ऐसा पौधा लगाया जो आगे चल के वट वृक्ष बन गया। बात समझ में आ रही? कितना बड़ा फिलॉसफी आप सुन रहे हैं। सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास नहीं है, उसके मर्मों को समझना मूल इतिहास है। तो यहां से बिगाड़ शुरू होता है। अब इसके लिए एक अंग्रेज बेक को लगाया लॉर्ड लिटन ने सर सैयद अहमद खान के पीछे कि तुम इसके पीछे लग जाओ। मॉलिसन को लगाया कि तुम उसके पीछे लग जाओ। और एक बहुत बड़ा भूखंड जो मिलिट्री कैंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, हालांकि और लोगों ने भी बाद में चल के भूखंड दिए, उसमें आपको जानकर ताजुब होगा कि हिंदू राजा का भी दिया हुआ उसमें भूखंड है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। लेकिन आरंभिक और बड़ा जो भूखंड दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और उस भूखंड पर यही जो स्कूल था, अलीगढ़ स्कूल, वो 1879 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। और जो बड़ा गेट और कुछ बिल्डिंगें आप देखते हैं वो उसी समय की बनी हुई है, और वो बिल्डिंग किसकी है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की। और ग्रेजुअली धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ है। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कोई एक कैंपस आप नहीं पाएंगे, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट शहर से दूर दूर में भी है, अलग अलग भी है, क्योंकि समय समय पर जिसने जैसा सा दान दिया वैसे वैसे डिपार्टमेंट और हॉस्टल जो है वो खुलते चले गए। और ये पहला ऐसा प्रयोग था आपके नालंदा विश्वविद्यालय के बाद जो आवासीय था। यानी उन्होंने कंसेप्ट किया कि हम बच्चों को जो है वो अपने कैंपस में रख करके पढ़ाएंगे और उनको यहाँ इस्लामी संस्कृति देंगे और उनका पूरा चारित्रिक उत्थान करेंगे। तो इसलिए पहला रेजिडेंशियल जो है वो कॉलेज था। यही जब वो 1898 में मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के बाद जब मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसी के देखा देखी और असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इसी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। क्लियर? अब देखिए कि अंग्रेजों के पक्ष में जहां तक मामला है,
वो ये कि उस समय बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो अंग्रेजों के विरोधी थे। उसमें एक नाम मीर अली का है। किसका? मीर अली का। इन मीर अली ने 1877 ईस्वी में नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है, और सर सैयद अहमद खान को आमंत्रित किया कि आप भी इसमें शामिल हो जाए। लेकिन नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन अंग्रेजों का विरोधी था, इसलिए 1870 में स्थापित इस संस्था में सर सैयद अहमद खान शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का समर्थन करना। और जब उसके बाद 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हो गई बंबई में, तो इसके विरोध में और मुसलमान कांग्रेस में शामिल नहीं हो, इस उद्देश्य से 1885 ईस्वी में बनारस के एक राजा थे जो भी अंग्रेजों के समर्थक थे, राजा शिव प्रसाद, इनसे मिलकर देशभक्त संघ यानी पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस पैट्रियोटिक एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? कि मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में करना, कांग्रेस के सम्मेलनों में जाने से रोकना। लेकिन इसके बावजूद भी बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता एक मुसलमान होते हुए की, और उस समय तक बहुत सारे मुसलमान उसमें शामिल हो गए। लेकिन सर सैयद अहमद खान ही सफल रहे, क्योंकि मुसलमानों का अधिकांश वर्ग, अगर प्रतिशतता में कह लीजिए तो 90% तक कांग्रेस विरोधी था इस समय। और किस विचारधारा के तहत? तो सर सैयद अहमद खान के विचारधारा के तहत। उसके बाद 1893 ईस्वी में इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की, और इसका भी उद्देश्य क्या था? तो मुसलमानों को अंग्रेज समर्थक बनाना। और इन सभी गतिविधियों के चलते 1898 में इनकी मृत्यु हुई, और उनके मृत्यु के बाद जो अलीगढ़ विचारधारा थी, उस विचारधारा को आगे जिस व्यक्ति ने बढ़ाया वो व्यक्ति थे मोहसिनुल मुल्क। ये वही मोहसिनुल मुल्क हैं जो अलीगढ़ के थे और 1906 में मुस्लिम लीग के संस्थापक में से एक थे। आगा खां जो ढाका के नवाब थे, और मोहसिनुल मुल्क जो अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इन दोनों ने मिलकर के जो है वो 1906 ईस्वी में मिंटो द्वितीय के उत्प्रेरणा से मुस्लिम लीग की स्थापना की, और इस प्रकार से सांप्रदायिकता का बीज पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। और ऐसी परिस्थिति में एक और कदम आगे बढ़ के हम अपना बात खत्म करना चाहते हैं कि एक व्यक्तित्व उभरता है 1911-12 में। वो व्यक्तित्व का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। उन्होंने 11-12 से लेकर के 15 ईस्वी तक अपने 2 समाचार पत्रों, 2 में से एक ही महत्वपूर्ण मानिए कि एक बहुत कम चला, और वो था अल हिलाल और दूसरा अल बिलाल। ये 2 समाचार पत्रों के माध्यम से जो अलीगढ़ आंदोलन की विचारधारा थी, जो मोहसिनुल मुल्क की विचारधारा बाद में बनी, उसको पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया। और इसका परिणाम क्या था कि मुसलमान गांधी जी के आते आते पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गए और जुड़ गए। तो ये एक कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में छात्रों मैंने अलीगढ़ आंदोलन को आपको समझाया, सिर्फ वस्तुनिष्ठ आधार पर ही नहीं बल्कि जगह जगह पर इसकी अच्छी व्याख्या करके हमने इसे विषयनिष्ठ भी बनाया, और आप इस खंड का प्रयोग आप वस्तुनिष्ठ एग्जामिनेशंस में और विषयनिष्ठ एग्जामिनेशंस में दोनों में कर सकते हैं। हम समझते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट को हम समझाने में पूरी तरीके से सफल रहे। थैंक यू।